नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक और नए मुद्दे के साथ। पीछे एक वीडियो मैंने डाला था केस डिस्कशन के नाम से, जिसमें कि एक रेप केस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। वो मैं गांव आया था तो अपने बगीचे से बनाया था। ये भी मैं आज लॉकडाउन की वजह से अपने गांव आ गया था और यहाँ से मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा ट्रायल 498A का। 498A यानी दहेज उत्पीड़न का केस, स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस किस स्टेज पे क्या होता है और कैसे दर्ज कराया जाता है और किस तरह से जो है ये केस चलता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकती है, उम्मीद करूँगा कि आप एंड तक देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी 498A का केस होता क्या है और किस तरह से होता है। 498A का केस, कोई भी विवाहिता यानी किसी भी लड़की की मैरिज होती है, वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद उसके ऊपर दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता है उसे, यानी परेशान किया जाता है, जिसमें कि आपको उससे पैसे मांगना, उसको यातनाएं देना, दहेज के रूप में कोई भी सामान, ज्वेलरीज मांगना या उसको परेशान करना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इस एवज में लड़की का क्या रोल है, कहाँ वो कंप्लेन करेगी, कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले, अगर कोई भी पीड़िता इस चीज़ की शिकार होती है तो उसके पास हर डिस्ट्रिक्ट में वुमन सेल, महिला आयोग के लिए महिला आयोग बना हुआ है या एक महिला थाना बना हुआ है, जहाँ की वो अपनी ये कंप्लेन, जो भी प्रताड़ित उसे किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, वो सारी कंप्लेंट एक रिटन फॉर्म में लिख कर वहाँ कंप्लेन देगी। कंप्लेन देने के बाद उस कंप्लेन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस या जो वुमेन सेल के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो काउंसलिंग के लिए दोनों पार्टियों को बुलाएंगे, डेट देंगे, बुलाते हैं। जब बुलाएंगे तो बुलाने के बाद दोनों की काउंसलिंग की जाएगी और पॉसिबिलिटीज़ देखी जाएगी क्या जो मसला इनके बीच उत्पन्न हुआ है वो सेटल हो सकता है क्या। अगर मैटर सेटल हो जाता है या शॉर्ट आउट हो जाता है तो दोनों को एक राजीनामा या मेडिएशन पेपर पे साइन करवा के या मेडिएशन करवा के सुलह समझौता करवा के उनको वापस भेज दिया जाता है। वो अपनी गृहस्थी में वापस लौट जाते हैं। परंतु कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ की ये लगता है कि नहीं, इसमें सेटलमेंट के कोई चांसेस नहीं है, किसी तरह से कोई भी सेटलमेंट नहीं हो सकता। उस एवज में 2-3 सेशन काउंसलिंग की करने के बाद पुलिस क्या करती है, उस कंप्लेंट को एरिया के जहां लड़की रहती है उस एरिया के थाने को मार्क कर देती है और कहती है, आदेश देती है, एसीपी के द्वारा आदेश दिया जाता है कि यस, आप इसमें 498A और जो सेक्शंस और बनते हैं, चाहे वो मारपीट हुआ है तो 323, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो 406 के साथ जितने लोगों, अगर कई लोगों ने किया है ये, तो 34 सेक्शन, यानी 498A, 406, 323, 34 सेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ दहेज का है, मारपीट नहीं की गई है तो दहेज के लिए 498A लगेगा। कोई ज्वेलरी रख ली है, नहीं दे रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो उसमें 406 लगेगा। घर के कई सदस्य हैं, सास है, ससुर है, जेठानी है, जेठ है, देवर है, पति है, अगर इन सब ने उत्पीड़ित किया है तो उस केस में 34 यानी कॉमन इंटेंशन 34 IPC भी एड ऑन होगा और ऐड होकर एक FIR दर्ज हो जाएगी। अब इसके बाद का प्रोसीजर मैं बताता हूँ। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस सबसे पहले एक्यूज्ड को एक नोटिस भेजती है कि आके आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके द्वारा ये कहा गया था कि एक्यूज्ड को सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा और वो इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं ज्वाइन करता है या वो नहीं आता है, तभी उसके ऊपर कोई भी एडवर्स कार्रवाई यानी उसको अरेस्ट करने का परमिशन लेके एसीपी या सीनियर ऑफिशियल से आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। बात यहाँ आती है कि अगर एक्यूज्ड आके थाने में ज्वाइन कर लेता है, जो भी लड़की के एलिगेशंस हैं, अगर उस एलिगेशन को, या लड़की कहती है कि मेरा ये सामान है, ये चीज़ें इन्होंने रख ली हैं, अगर वो वापस कर देता है तो हो सकता है पुलिस उसको अरेस्ट ना करे।
अगर नहीं लौटाता है तो हो सकता है पुलिस उसको अरेस्ट कर ले। इसमें क्या होता है, इस बीच में क्या करता है लड़का, जब उसको पता चलता है मेरे खिलाफ एक FIR हो गई, उसके बाद लड़का क्या करता है कि 438 ऑफ CRPC में सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जहाँ भी वो जाना चाहे, अगर डायरेक्टली हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट तो सवाल पूछती है कि आप सेशन कोर्ट में जाइए सबसे पहले बेल के लिए। 438 ऑफ CRPC में एक्यूज्ड जो है, यानी जो उसके घर वाले हैं, ससुराल पक्ष है, वो अपना बेल मूव ऑन करता है कोर्ट के समक्ष। कोर्ट उस पर हियरिंग करती है, सारी चीज़ें देखती है कि क्या जो बेल एप्लीकेशन में लिखा गया है वो सत्य है नहीं है, या क्या ग्राउंड, किस ग्राउंड पर ये बेल मांग रहे हैं। बेल अगर हो जाती है तो फिर कोई अरेस्ट नहीं होता, बेल अगर नहीं होती है तो अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने के बाद 60 डेज़ का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का। अगर नहीं अरेस्ट होता है तो दैट इज़ डिपेंड अपॉन दी IO कि वो कितने साल में करे, साल भर इन्वेस्टिगेशन करे, 2 साल करे, उसके बाद में वो चार्जशीट फाइल कर सकता है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट बाउंडेड बाय दी एनी लॉ इन दी CRPC। अगर अरेस्ट नहीं होता है तो ओनली टाइम बाउंडेशन इज प्रेजेंट इन दी केस ऑफ अरेस्ट। अगर व्यक्ति अरेस्ट हो जाए तो उस केस में, उस एवज में जो है ये चीज़ें अप्लीकेबल होंगी कि 60 डेज़ में आपको चार्जशीट फाइल करनी ही करनी है, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। अगर नहीं करेंगे तो 167 CRPC के तहत वो उसका बेनिफिट, 167 का बेनिफिट ले सकता है। 167 के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना रखी है, आपको अगर आप मेरे फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा चैनल पे। अब आते हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, बेल वगैरह सब कुछ हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया गया। कोर्ट के अंदर फाइल करने के बाद चार्जशीट जो है कोर्ट एक्यूज्ड पर्सन्स को समन करेगी, कोर्ट में बुलाएगी। जिस दिन समन करेगी उस दिन उनको अपीयर होना पड़ेगा और उस दिन उनको चार्जशीट की कॉपी सप्लाई की जाएगी। चार्जशीट की कॉपी सप्लाई करने के बाद अगली डेट उनके लिए दे दी जाएगी चार्ज फ्रेमिंग की, यानी आइए चार्ज पे बहस कीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज दे देगी, आर्ग्यूमेंट पे चार्ज पे आर्ग्यूमेंट कीजिए। और अगर आपके पास ग्राउंड है कि नहीं ये केस झूठा है तो आप उसको सामने रखिए कोर्ट के सामने, जजमेंट्स के अनुसार, साइटेशंस के अनुसार, और डिस्चार्ज करवाइए। अगर नहीं होता तो आपके ऊपर इन सेक्शनों में जो प्राइमा फेसाई केस फाइल को पढ़ के बनता है उसके हिसाब से आपके ऊपर चार्ज लगा दिया जाएगा। चार्ज फ्रेम होता है, सारे एक्यूज जितने भी इन्वॉल्व हैं उन सबके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया। फ्रेम होने के बाद बारी आती है PE की, यानी प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे ये कोई सिविल केस नहीं है, इट इज़ अ प्योर क्रिमिनल ट्रायल। रीज़न बीइंग कि जब भी 498A का केस दर्ज होगा, किसी व्यक्ति बनाम किसी व्यक्ति नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज गोज स्टेट वर्सेस बला या व्यक्ति का नाम, स्टेट वर्सेस रमेश कुमार, स्टेट वर्सेस राकेश कुमार, इस तरह से होगा। कभी भी ये नहीं होगा कि मीना देवी वर्सेस राकेश कुमार, ये नहीं होगा। ऑलवेज ये होगा स्टेट वर्सेस राकेश कुमार, स्टेट वर्सेस रमेश कुमार, इस तरह से केसेस बनते हैं। यानी इट इज़ अ प्योरली क्रिमिनल ट्रायल। इसमें स्टेट दूसरी तरफ से लड़की का पक्ष रखती है। अब आते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट होता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट होने के बाद लड़की की गवाही, सबसे पहले जो कंप्लेंट जिसने दिया है उसकी गवाही, वो चाहे लड़की भी हो सकती है या हो सकता है उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार लड़की के बिहाफ पर कंप्लेंट्स देते हैं, तो पेरेंट्स भी उसमें उनकी गवाही स्टार्ट हो जाती है। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस स्टार्ट हो गए, एविडेंसेस चलने लगे। उसमें आपको PP साहब जो हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, स्टेट जो है उसका चीफ करवाता है, यानी उसकी गवाही रिकॉर्ड करवाता है। फिर उसके बाद एक्यूज्ड पर्सन्स को जो है क्रॉस करने का मौका दिया जाता है, क्रॉस करते हैं वो। जितने भी विटनेसेस पुलिस के द्वारा साइट किए गए हैं चार्जशीट में, चाहे वो लड़की पक्ष के हों, पुलिस ऑफिशियल्स हो, वुमेन सेल के लोग हों, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद स्टेज आता है SA का, यानी स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड का। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड यानी उससे जो भी उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उसकी राय पूछी जाती है, उससे सवाल जवाब होते हैं कि क्या आपने ये किया है, और उसी में पूछ लिया जाता है क्या आप अपनी तरफ से कोई डिफेंस विटनेस लीड करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं।
अगर वो हाँ कह देता है कि यस आई एम रेडी टू लीड माई डिफेंस एविडेंस, तो उस केस में कोर्ट जो है उसको टाइम दे देती है, अपनी तरफ से जो भी गवाह लेकर आने हैं वो लेकर आइए और उनकी गवाही करवाइए आपके फेवर में। फिर उस एवज में जब आप विटनेस लेकर आते हैं तो पीपी साहब यानी स्टेट जो है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। आप अपनी तरफ से जो भी आपके विटनेस हैं उनकी गवाही आप करवाते हैं, चीफ करवाते हैं, पीपी साहब को मौका मिलता है उसको क्रॉस करने का, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका मिलता है। डिफेंस के बाद ऐसे हो गया, डिफेंस हो गया। डिफेंस के बाद आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। जो भी केस में कंक्लूजन निकला है, जो भी आपका प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज सब कुछ हुआ है, उसके ऊपर लास्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट यानी स्टेट अपनी बात रखेगा, एक्यूज्ड अपनी बात रखेगा काउंसिल के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू, और लास्टली फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट प्रोनाउंस के ऊपर जाता है कि ठीक है ये ऑर्डर पे लग गया, जजमेंट पे लग गया, इसमें जो भी ऑर्डर होगा, जो भी जजमेंट होगा वो इस तारीख को, इस डेट को दे दिया जाएगा। या तो कन्विक्शन या इक्विटल, दो में से या एक होता है, या तो बरी होगा या कन्विक्शन होगा। कोर्ट चाहे तो फाइन भी लगा सकती है, दोनों चीज़ें कर सकती है, यानी कन्विक्शन और फाइन लगा सकती है। ये था पूरा 498A का ट्रायल। उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीज़ें समझ में आपको आई होंगी और पूरा ट्रायल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वायरी आपकी आती है या मन में कोई भी सवाल उठते हैं तो आप इस चीज़ को, अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हर बैनर और पोस्टर पे, फ्रंट का जो पोस्टर होता है वीडियो का, उसके ऊपर मेरा नंबर होता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन टेक्स्ट मी, व्हाट्सअप मी, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू एट ऑल। 24/7 आई एम अवेलेबल। सो देयर इज़ नो इशू एट ऑल कि आप किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आपके मन में आता है, कोई भी संकोच आता है, तो आप उसको ना क्लैरिफाई करें, ना पूछें। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ना दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों में या जिनको इस चीज़ की नीड है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ या उन तक शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।